तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उससे यहाँ पे एनर्जी मीटर से कैसे कनेक्शन होता है और वापस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे घर के बाहर लगा होता है उसके साथ में कैसे कनेक्शन करना है, और आपके घर की वायरिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको लैंप का कनेक्शन करना है, कैसे सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है और कैसे पावर प्लग का आपको अलग से कनेक्शन करना है और किस प्रकार से वापस आपको अर्थ का कनेक्शन करना है, ये हम सभी आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंगल फेज में दो वायर होता है, एक होता है न्यूट्रल वायर और दूसरा होता है फेज वायर। फेज वायर को जीवित वायर या फिर लाइव वायर भी बोल सकते हैं। जो फेज वायर होता है उसका कलर होता है रेड और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर होता है यहाँ पे ब्लैक। तो उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो विद्युत उत्पादन क्षेत्र होता है वहां से लेके जीएसएस तक जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन या फिर पारेषण लाइन बोलते हैं। और जो जीएसएस से जो हमारे घर तक जो लाइन आती है उस लाइन को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर वितरण लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये जो आपको पोल दिखाई दे रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर 11 केवी वोल्टेज होता है, 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्टेज होता है। उसके बाद में क्या होता है, उस 11,000 वोल्टेज का कनेक्शन होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वापस हम क्या करते हैं, वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। और उसके बाद में आपको पता होगा कि वोल्टेज को स्टेप करने के लिए या फिर वोल्टेज को डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामीटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, जो हमारे पास में 11 केवी वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को वापस ये 441 वोल्टेज के अंदर बदल के हमें देता है। 441 वोल्टेज या फिर 440 वोल्टेज हम किसे बोलते हैं कि थ्री फेज लाइन के अंदर कितना वोल्टेज होता है, 440 वोल्टेज। तो ये थ्री फेज में कन्वर्ट कर देता है 440 वोल्टेज के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, सिंगल फेज वोल्टेज चाहिए। और सिंगल फेज के अंदर कितना वोल्टेज होता है, 230 वोल्टेज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फेज को लेंगे और उसके बाद में एक न्यूट्रल को लेंगे। यहाँ पे तीन फेज होंगे तो तीनों फेज में से किसी एक फेज को आपको यहाँ पे चॉइस करना है, उसके बाद में एक न्यूट्रल को यहाँ पे चॉइस करना है। तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच में हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, 230 वोल्टेज मिलेगी और वो कहलाएगी सिंगल फेज सप्लाई। हमारे पास में जो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर से एक फेज और एक न्यूट्रल की सप्लाई को हम इस एनर्जी मीटर के साथ में जोड़ देते हैं। ये जोड़ने का कार्य जो इलेक्ट्रिकल विभाग में लाइनमैन लगा होता है वो लाइनमैन यहाँ पे ये काम करता है, आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज वायर को हम यहाँ पे जो हमारे पास में एनर्जी मीटर था उससे जोड़ देते हैं और उसके बाद में न्यूट्रल वायर होता है उसका भी कनेक्शन हम एनर्जी मीटर के साथ में कर देते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल वायर लेते हैं और वापस इस एनर्जी मीटर के साथ में कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये जो एनर्जी मीटर है जिसको हम बोलते हैं KWH मीटर। KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो एनर्जी मीटर है ये विद्युत खपत को मापता है, यानी कि आप पीछे यहाँ पे कितनी विद्युत को खर्च करते हैं उस विद्युत खपत को यहाँ पे ये एनर्जी मीटर यहाँ पे मापता है। तो आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी मीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल टाइप, दूसरा होता है एनालॉग टाइप। तो एनर्जी मीटर का प्रयोग क्या होता है, विद्युत खपत को मापना। जो आप यहाँ पे विद्युत खर्च कर रहे हो उसकी टोटल विद्युत यहाँ पे इस एनर्जी मीटर के द्वारा मापी जाती है। ये विद्युत यूनिट या फिर KWH के अंदर मापी जाती है। एक यूनिट बराबर 1 KWH होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस एनर्जी मीटर के ऊपर चार यहाँ पे एलईडी आपको लाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पे चार एलईडी जो लाइट होती है उनका अलग अलग उनका वर्क होता है, उनका कार्य होता है। यहाँ पे जो एक राइट साइड में आपको रेड कलर की लाइट होगी जो कि यहाँ पे CUL लिखा होगा, वो यहाँ पे लोड को कैलकुलेट करती है। जैसे आप लोड ज्यादा बढ़ाओगे तो ये जो लाइट लाल वाली है रेड कलर की वो ज्यादा बार यहाँ पे ग्लो करेगी, यानी कि आप विद्युत का खपत ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा बार ग्लो होगी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की जो लाइट है वो फेज को इंगित कर रही है, ठीक है ना, कि इसमें फेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उस फेज को यहाँ पे दर्शा रही है। उसके बाद में एक यहाँ पे एलईडी होती है अर्थ की, अगर कोई अर्थ वगैरह फॉल्ट है तो वहां पे बताया
दिखाएगा। उसके बाद में एक होती है रिवर्स की, अगर रिवर्स करंट आ रहा है तो यहाँ पे इस एनर्जी मीटर के अंदर यहाँ पे बता देगा। तो ये जो एनर्जी मीटर है या फिर कोई मेन स्विच बोर्ड है तो उनको यहाँ पे जमीन की सतह से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इस एनर्जी मीटर का वापस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में कनेक्शन किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एनर्जी मीटर का कनेक्शन इस डिस्ट्रीब्यूशन के बोर्ड के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं आइसोलेटर के साथ में कनेक्शन। फेज का तो यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लेते हैं। जो यहाँ पे आइसोलेटर आपको दिखाई दे रहा है इसका फिजिकल डायमेंशन एमसीबी की तरह ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आइसोलेटर है एक स्विच की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग हम ऑटोमेटिक ट्रिपिंग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं जैसे कि एमसीबी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो यहाँ पे आइसोलेटर लगाते हैं उस आइसोलेटर की एम्पीयर रेटिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम आगे की साइड में अगर आप देखें तो एक पावर प्लग लगाया हुआ है, एक नॉर्मल प्लग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे एक फैन और एक लैंप लगाया हुआ है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो आइसोलेटर है उसकी तो यहाँ पे जो हम आइसोलेटर लेंगे वो 30 एम्पीयर की रेटिंग में लेने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास में आइसोलेटर है वो 1 पोल और 1 न्यूट्रल का है, ठीक है ना। कोई 2 पोल और 1 न्यूट्रल का भी होता है, 3 पोल का भी होता है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल का न्यूट्रल लिंक के साथ में। तो यहाँ पे न्यूट्रल को लेके जाते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर ही आपको न्यूट्रल लिंक मिल जाएगा और उसके साथ में आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद में जो यहाँ पे फेज आ रहा है उस फेज का कनेक्शन कर देंगे। जो हमारे पास में 2 एमसीबी है उन दोनों के साथ में कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे पास में एमसीबी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये स्विच के साथ साथ एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करती है। यानी कि इसे हम एक स्विच की तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ साथ में ये एक सुरक्षा युक्ति भी है। जैसे कि अगर यहाँ से किसी मशीनरी के अंदर अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया तो उसके कारण क्या होगा, जैसे शॉर्ट सर्किट होगी तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण करंट ज्यादा प्रवाहित होगी और जैसे ही करंट ज्यादा प्रवाहित होगी तो ये एमसीबी यहां से ट्रिप हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे कि हम 16 एम्पीयर की एमसीबी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो 16 एम्पीयर से 17 एम्पीयर यहाँ पे इस एमसीबी में से प्रवाहित होगा तब ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एमसीबी का चयन करते समय भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका जो यूज है ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। किसी प्रकार का यहाँ पे ओवरलोड हो जाए, ठीक है ना, तो ओवरलोड होगा तो वायर गर्म होगा और वायर गर्म होने से शॉर्ट सर्किट होगा और वहां पे आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो उससे सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करती है एमसीबी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने एमसीबी लगाई है वो 1 पोल की एमसीबी लगाई है और ये जो 1 पोल की एमसीबी है इसकी करंट रेटिंग होती है 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है किसी एक एमसीबी के साथ में जैसे कि अलग अलग रूम है तो अलग अलग आप उस एमसीबी के द्वारा अलग अलग रूम की वायरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में जो यहाँ पे नॉर्मल बोर्ड लगाया हुआ है, फैन और बल्ब लगाया हुआ है, तो इसकी एमसीबी अलग रखेंगे और यहाँ पे पावर प्लग है उसकी भी एमसीबी अलग रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये फेज जो एमसीबी हमारे पास में है 1 नंबर एमसीबी है उसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे पास में बोर्ड है उसके साथ में, और दूसरी एमसीबी है उसका कनेक्शन कर लेते हैं पावर प्लग के साथ में। तो ये भी हम कनेक्शन फेज लेके जाते हैं और उस फेज का सीधा कनेक्शन करते हैं। उसमें स्विच दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे वाले टर्मिनल के अंदर आपको फेज का कनेक्शन कर देना है। उसके बाद में जो हमारे पास में ये पावर प्लग दिखाई दे रहा है तो उसके साथ भी फेज को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फेज को लेके आते हैं और फेज को वापस सीधा कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे पावर प्लग के जो स्विच आपको दिखाई दे रहा है उस स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर फेज को दे देते हैं। इसे हम बोलते हैं लाइट सब सर्किट और ये जो सर्किट है वो पावर सब सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो लाइट सब सर्किट है इसके अंदर अधिकतम जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये हुआ जैसे कि एक फैन रेगुलेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि 3 स्विच लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे सॉकेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे अधिकतम आप 10 पॉइंट का यूज करना है आपको अधिकतम। इसके बाद में अगर हम लोड की बात करते हैं तो अधिकतम आप 800 वाट का लोड यहाँ पे
इस सॉकेट पे लगा सकते हो। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इस पावर सब सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे अधिकतम पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक सॉकेट हो गया, यहाँ पे एक स्विच हो गया, तो इस 2 पॉइंट से अधिक आपको पावर प्लग के ऊपर पॉइंट का यूज नहीं करना है। और यहाँ पे अगर हम लोड की बात करें तो यहाँ पे 3000 वाट तक आप लोड लगा सकते हो इस पावर प्लग के ऊपर। ठीक है, जो हम ये स्विच बोर्ड लगाते हैं ये जमीन की सतह से 1.3 मीटर की ऊंचाई पे होने चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे फैन वगैरह है, उनको भी जमीन की सतह से 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है। ये एक इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं। तो हम आगे देख लेते हैं कि फेज का कनेक्शन करने के बाद में जो हमें कंट्रोल करनी है युक्ति, जैसे कि हमें सॉकेट कंट्रोल करना है या फिर लैंप कंट्रोल करना है या फिर फैन कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि लैंप कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्विच दिखाई दे रहा है तो उस स्विच के ऊपर वाला जो टर्मिनल है उससे हम क्या करेंगे, इस वायर को यहां से इस लैंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको सॉकेट दिखाई दे रहा है उस सॉकेट को इस स्विच के साथ में कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट में हमने भेज दिया है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसका कनेक्शन करते हैं हम इस सॉकेट के एक टर्मिनल से। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम कनेक्शन कर रहे हैं और कनेक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है आगे से आपको राइट साइड वाला जो आपको टर्मिनल दिखाई देगा वो फेज का होगा, और जैसे आप पीछे घुमाओगे तो पीछे घुमाने पर जो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा तो उसके साथ में आपको क्या करना है, फेज का कनेक्शन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको न्यूट्रल लिंक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इस सॉकेट के साथ में न्यूट्रल का भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल लिंक आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वहां से एक न्यूट्रल वायर को लेके आएंगे, उस न्यूट्रल वायर को हम कनेक्शन कर देते हैं जो हमारे पास में सॉकेट है उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस सॉकेट का कनेक्शन हो जाता है यहाँ पे पूरा, जैसे कि हमने फेज यहाँ पे जोड़ दिया है और न्यूट्रल भी यहाँ पे जोड़ दिया है, और जैसे हम यहाँ पे स्विच स्टार्ट करेंगे तो फेज यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल में आया हुआ है वो ऊपर आएगा, ऊपर आके यहाँ पे इस टर्मिनल पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर प्लग लगाएंगे तो उस प्लग में विद्युत की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस किस हिसाब से करना है आपको। जैसे कि हमारे पास में एक दूसरा और स्विच दिखाई दे रहा है, इस लैंप को इस स्विच के साथ में कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लैंप से एक वायर लेंगे और सीधा उसका कनेक्शन कर देते हैं इस लैंप के साथ में। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जैसे इस स्विच को हम स्टार्ट करेंगे तो फेज ऊपर वाले टर्मिनल में आएगा और फेज यहाँ पे लैंप तक पहुंच जाएगा। तो अभी लैंप में क्या आवश्यकता होगी, एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। तो हम न्यूट्रल को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से उस न्यूट्रल को लैंप के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इस स्विच को स्टार्ट करेंगे तो फेज यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर आ जाएगा और वापस वो सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा इस लैंप के अंदर, और यहाँ पे न्यूट्रल तो यहाँ से आ ही रहा है, तो यहाँ पे लैंप ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हमारे पास में तीसरा एक और स्विच दिखाई दे रहा है। इस स्विच के साथ में क्या करेंगे, इस फैन को कंट्रोल करेंगे। तो इस फैन को कंट्रोल कैसे करना है, इस रेगुलेटर के द्वारा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर को इस स्विच और इस फैन के बीच में लगाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर एक प्रतिरोध यानी कि एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा। रेजिस्टेंस यानी कि ये करंट को कम ज्यादा करेगा, और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इस फैन को करंट कम मिलेगी और जिसके कारण ये फैन क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। और जैसे हम रेजिस्टेंस को पूरा हटाएंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर पूरी करंट मिलेगी और जिसके कारण ये फैन है वो पूरा स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारे पास में एक स्विच दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फैन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के सीरीज में आपको क्या करना है, इस रेगुलेटर को लगाना है। यहाँ से हम जो हमारे पास में स्विच दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर को लेके जाते हैं और रेगुलेटर के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देते हैं, और रेगुलेटर का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसका कनेक्शन करते हैं हम फैन के साथ में, जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन हम कर रहे हैं। उसके बाद में आपको पता होगा, जैसे हम यहाँ से स्विच स्टार्ट करेंगे और स्विच स्टार्ट करने से इस रेगुलेटर के नीचे वाले टर्मिनल में फेज पहुंच जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को बिल्कुल कम करेंगे तो यहाँ पे ये फेज यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल में पहुंच जाएगा, और यहाँ से होते हुए ये फेज कहाँ आएगा, इस फैन के अंदर पहुंच जाएगा। अब हमें पता है कि फैन को चलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे फैन से करने वाले हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन ऊपर से ही हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया और यहाँ से न्यूट्रल सीधा लेके गए इस फैन के अंदर। हमेशा फेज को कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं आप इस न्यूट्रल को कंट्रोल कर लो, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर करंट बहती नहीं है। न्यूट्रल का काम होता है परिपथ को पूरा करना। करंट किसके अंदर बहती है, फेज के अंदर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास में एक पावर प्लग है, तो आपको क्या करना है, पावर प्लग का अलग से कनेक्शन करना है, पावर प्लग का इस बोर्ड के साथ में कनेक्शन नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इस एमसीबी के साथ में अलग इसकी एमसीबी ली है और उस एमसीबी से एक फेज लेके आया है और यहाँ पे जो स्विच दिखाई दे रहा है उसके नीचे वाले टर्मिनल के अंदर हमने फेज की सप्लाई को दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल है उसके साथ में कनेक्शन कर देते हैं इस सॉकेट का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस युक्ति को आपको कंट्रोल करना है उसके साथ में जो हमारे पास में स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे हमें इस सॉकेट को इस स्विच के साथ में कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। तो न्यूट्रल के लिए हम जाएंगे वापस इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाके हम देखेंगे न्यूट्रल लिंक, और न्यूट्रल लिंक से एक वायर लेंगे और उस वायर का सीधा कनेक्शन करेंगे हम जो हमारे पास में पावर प्लग है उस पावर प्लग के एक पॉइंट से कर देंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यहां से इस पावर प्लग का कनेक्शन हो जाता है पूरा। अब यहाँ पे रह जाता है अर्थिंग का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अर्थिंग का कार्य क्या होता है और अर्थिंग को हम क्यों करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि अर्थिंग का कार्य होता है मानव सुरक्षा। यानी कि दोस्तों अगर किसी, जैसे कि आपके घर के अंदर या फिर वर्कशॉप के अंदर यहाँ पे कहीं पर भी मशीनरी लगी होती है, उस मशीनरी के कहीं अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर लीकेज हो जाता है, तो लीकेज होने के कारण जैसे ही आप मशीनरी के ऊपर आप हाथ लगाते हो तो वहां पे आपको झटका लगता है। तो उस झटके से बचने के लिए आपको यहाँ पे अर्थिंग की आवश्यकता होती है। जो हमारे पास में अर्थिंग है उस अर्थिंग के साथ में कनेक्शन कर लेते हैं इन दोनों सॉकेट के साथ में। यहाँ पे फैन के साथ में कनेक्शन बहुत कम किया जाता है, जो यहाँ पे बड़े उपकरण होते हैं उनके साथ में अर्थिंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे फैन और लैंप के साथ में हम कनेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सॉकेट के साथ में अर्थिंग का कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसका अर्थिंग का कनेक्शन कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थिंग से एक वायर लेके जाएंगे और उस वायर को सीधा लेके जा रहे हैं पावर प्लग के साथ में कनेक्शन कर देंगे। जो पावर प्लग आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वाला जो यहाँ पे टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ में आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। उसके बाद में हम एक और वायर लेके जाएंगे सीधा हमारे पास में ऊपर वाला जो सॉकेट दिखाई दे रहा है उसके साथ में कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसका व्यास सामान्य जो नीचे वाले टर्मिनल होते हैं उससे ज्यादा क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे करंट को बहने के लिए करंट हमेशा निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग के अंदर बहती है। तो यहाँ पे हम कम प्रतिरोध को रखने के लिए इसके व्यास को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने प्रतिरोध नियम को आपने पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध नियम के अंदर क्या था, जैसे ही आप व्यास क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल को बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जैसे ही कम होगा तो करंट क्या होगी, हमारी ओर न बह के इस जो यहाँ पे अर्थिंग वाला पॉइंट है वहां से होते हुए वापस करंट यहाँ पे जमीन के अंदर चली जाएगी, जिससे कि हमें सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। तो इस प्रकार से टोटली आपको यहाँ पे हाउस वायरिंग, घर का कनेक्शन करना है, कैसे रूम का कनेक्शन करना है। हमने आपको एक रूम का कनेक्शन बताया है और आप यहाँ पे एक से अधिक रूम का भी कनेक्शन इस प्रकार से आसानी से वायरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करो। जय हिंद, जय भारत।